न्यू सतपुड़ा आई.टी.आई के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अपना जो यूनिट चल रहा है सिंगल फेस एसी सर्किट, आज का टॉपिक है आपके पास प्योर इंडक्टिव सर्किट। पिछले वीडियो में अपन ने प्योर रजिस्टिव सर्किट के बारे में पढ़ चुके हैं। जिस किसी ने प्योर रजिस्टिव सर्किट की जानकारी लेना है, आप हमारी पिछली वीडियो पर देख सकते हैं लेक्चर 6 में। आज का हमारा लेक्चर 7 है। तो आज का टॉपिक है अपने पास प्योर इंडक्टिव सर्किट। ये आप लोगों के पास प्योर इंडक्टिव सर्किट का एक सर्किट डायग्राम दिख रहा हुआ है और एक ये वेव फॉर्म दिख रहा हुआ है, ठीक है। प्योर इंडक्टिव सर्किट में अपन ने ये एक एसी सोर्स लगाया है सिंगल फेस वाला और एक ये कॉइल लगाया है। तो प्योर इंडक्टिव सर्किट एक ऐसा सर्किट होता है जिसमें केवल और केवल इंडक्टेंस मौजूद होता है। इसमें ना तो रेजिस्टेंस होगा और ना ही कैपेसिटेंस होगा, ये दोनों मौजूद नहीं होंगे, केवल इसमें होगा इंडक्टेंस। ये एसी सोर्स सिंगल फेस एसी सोर्स के द्वारा इसको सप्लाई दिया गया है और ये इसका वेव फॉर्म है। तो अब अपने देखते हैं कि इस सर्किट के द्वारा प्योर इंडक्टिव सर्किट में करंट की क्या वैल्यू होगी, पावर की क्या वैल्यू होगी, पावर फैक्टर का क्या मान होगा और इसकी आगे क्या इंपॉर्टेंस है। इस एसी सोर्स के द्वारा इस इंडक्टर के या कॉइल के सिरों पर V वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस आरोपित किया जा रहा है या इलेक्ट्रिक प्रेशर दिया जा रहा है, और इसमें से बहने वाली करंट को यदि I ले लिया जाए तो इस सर्किट में बहने वाली करंट I, तो ओम का नियम जब इसमें अपन लगाते हैं तो I बराबर हो जाता है आपके पास V अपॉन कैपिटल Z, जहाँ पर जो V है वो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जिसको PD बोला जाता है, ये वोल्टेज का RMS वैल्यू होता है, जबकि Z जो होता है ये इस सर्किट की इम्पीडेंस है, जिसको हिंदी में प्रतिबाधा भी बोला जाता है और इसकी इकाई ओम होती है। अब I बराबर V अपॉन Z है, लेकिन अपन इस सर्किट से जैसे अपन ने शुरू में देख चुके हैं कि इस सर्किट में केवल और केवल इंडक्टेंस मौजूद है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका Z है या जो इम्पीडेंस है वो केवल इस कॉइल के कारण आपको मिलेगा। ये कॉइल का गुण होता है इंडक्टेंस के रूप में, जबकि इसका जो विरोध करता है उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोला जाता है। जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इस सर्किट में जो भी रुकावट आएगी वो केवल और केवल इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण आएगी। मतलब यहाँ पर Z की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी आपकी XL। तो Z बराबर XL है। जब इस वैल्यू को इस इक्वेशन में रखते हैं, जैसे इस इक्वेशन को मैंने नाम दे दिया 1, इक्वेशन 1 में Z की वैल्यू को रखने पर अपन पाते हैं कि I बराबर V अपॉन XL हो जाता है। और XL आपको पता है कि XL बराबर होता है आपके पास 2 पाई F इंटू कैपिटल L, जहाँ पर 2 पाई कॉन्स्टेंट है, जबकि F फ्रीक्वेंसी है, जबकि कैपिटल L इंडक्टेंस है। F फ्रीक्वेंसी जिसकी इकाई होती है साइकिल प्रति सेकंड या हर्ट्ज, HZ के नाम से लिखते हैं। वैसे कैपिटल L जो है ये इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस की इकाई हेनरी। अब इस सर्किट में अपन देखते हैं कि पावर क्या होगा, पावर फैक्टर क्या होगा, और फिर उस वेव फॉर्म को अपन समझते हैं कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के द्वारा अपन को क्या रिजल्ट मिलेगा। तो किसी भी सिंगल फेस एसी सर्किट के लिए अपने पास पावर का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है W बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा, जहाँ पर V पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक प्रेशर है, I करेंट है, जबकि कॉस थीटा जो है ये आपके पास पावर फैक्टर है। अब इस पावर फैक्टर को देखते हैं कि कैसे निकालेंगे। तो पावर फैक्टर के लिए अपन ने फॉर्मूले पढ़े थे, एक तो रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस के रूप में और दूसरा पढ़े थे पावर के रूप में, लेकिन अभी अपने पास पावर उपस्थित नहीं है, इसलिए अपन इसको दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर R अपॉन Z, जहाँ पर R रेजिस्टेंस है जबकि Z इम्पीडेंस है। अब इस सर्किट में देखेंगे कि जो आपका R है, R की वैल्यू 0 है, क्योंकि इस सर्किट में रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, केवल इंडक्टेंस मौजूद है या इंडक्टेंस के कारण इंडक्टिव रिएक्टेंस मौजूद है। वैसे Z की वैल्यू आपके पास यहाँ पर XL है। अब इस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में जब अपन रखते हैं तो देखते हैं कि cos थीटा बराबर R की जगह अपन ने 0 रख दिए और Z की जगह XL रख दिए, तो इसकी पूरी वैल्यू अपने पास आ गई 0। मतलब यहाँ पर cos थीटा का जो मान आ गया आपके पास वो आ गया 0। मतलब
प्योर इंडक्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर है वो अपने को यहां से मिल रहा है 0 पावर फैक्टर। प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर 0 पावर फैक्टर है। और जब यहां से अपन फेज डिफरेंस निकालते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो अपने को यहां से मिला कॉस थीटा बराबर 0। तो कॉस के किस एंगल के लिए उसका मान 0 होता है, तो अपने को पता है कि कॉस के 90 डिग्री एंगल के लिए उसका मान, कॉस का मान 0 होता है। इसका मतलब है यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो आपका 90 डिग्री बन रहा है। मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में बनने वाला जो एंगल है या जो फेज डिफरेंस है वो आपका 90 डिग्री होगा। जब इस वैल्यू को थीटा बराबर 90 डिग्री निकल गया, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में आपका जो फेज डिफरेंस है वो 90 डिग्री है। कॉस थीटा बराबर 0 जो आपको वैल्यू निकली है, इसको जब इस इक्वेशन में रखा जाता है तो अपन देखते हैं कि W बराबर V इंटू आई इंटू कॉस थीटा की वैल्यू आपके पास 0 आ गई। मतलब यहाँ पर W बराबर 0 आ गया। मतलब इस सर्किट का जो पावर है वो भी 0 होगा। प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर भी 0 आ रहा है और पावर भी 0 आ रहा है, क्योंकि इस सर्किट में ना तो रेजिस्टेंस मौजूद है और ना ही आपका कैपेसिटेंस मौजूद है, केवल और केवल इंडक्टेंस मौजूद है। तो पावर भी 0 आ गया आपके पास। अब ये जो आपका थीटा बराबर 90 डिग्री बन रहा है, इस हिसाब से जब वेव फॉर्म अपन देखते हैं तो अपन इस वेव फॉर्म पर आते हैं। तो यहाँ पर दो वेव फॉर्म बनी है। एक जो आपको ब्लू कलर से दिख रहा है ये वोल्टेज की वेव फॉर्म है, जबकि जो ब्लैक कलर से दिख रहा है वो करंट की वेव फॉर्म है। तो अब यहाँ पर इस सर्किट के द्वारा या इस वेव फॉर्म के द्वारा अपने को नजर आ रहा है कि वोल्टेज जब अपने मैक्सिमम वैल्यू पर आ जाता है उसी समय पर जो करंट है वो अपनी मिनिमम वैल्यू पर रहता है। मतलब वोल्टेज जो है वो अपना साइकिल पहले कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पर कंप्लीट हो गया क्योंकि इस साइड पर उसकी पॉजिटिव हाफ साइकिल होगी और ये नेगेटिव हाफ साइकिल है। जबकि करंट जो है उसके 90 डिग्री के पश्चात, क्योंकि थीटा बराबर अपने पास 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के पश्चात अपना साइकिल बनाना चालू कर रहा है। इसका मतलब है कि इस वेव फॉर्म के द्वारा अपने से समझ में आ रहा है कि वोल्टेज अपना वेव फॉर्म पहले कंप्लीट कर रहा है, जबकि करंट अपना साइकिल या जो वेव फॉर्म है वो बाद में कंप्लीट कर रहा है। मतलब यहाँ पर वोल्टेज आगे है जबकि करंट पीछे है, और जब भी वोल्टेज आगे या करंट पीछे होगी, दोनों की ऐसी कंडीशन है इस सर्किट में, वोल्टेज आगे है जबकि करंट पीछे है। वोल्टेज अपना साइकिल पहले कंप्लीट कर रहा है जबकि करंट बाद में कंप्लीट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एकदम 90 डिग्री बनने के कारण इसका पावर फैक्टर 0 पावर फैक्टर कहला रहा है। लेकिन अगर ये एंगल 90 डिग्री से कम हो जाता तो करंट पीछे होने के कारण इस सर्किट का पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता। लेकिन अपन अभी यहाँ जो है प्योर इंडक्टिव सर्किट पढ़ रहे हैं जिसमें इम्प्योरिटीज नहीं है या फिर इस इंडक्टेंस के कारण कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर अपने पास 0 आ रहा है, पावर भी 0 आ रही है। जबकि प्रैक्टिकली देखा जाता है कि जो कोई भी लोड है वो प्योर इंडक्टिव सर्किट नहीं होता, उसमें रेजिस्टेंस की कुछ मात्रा मौजूद होती है, और जब भी रेजिस्टेंस की कुछ मात्रा मौजूद होगी उस कंडीशन में पावर फैक्टर जो है आपका वो 0 पावर फैक्टर नहीं बनेगा, बल्कि वो वोल्टेज और करंट में कौन सा साइकिल पहले कंप्लीट हो रहा है उसके आधार पर अपने वहां पर पावर फैक्टर डिसाइड करते हैं। यहाँ पर जैसे अगर एंगल का मान, थीटा का मान 90 डिग्री से कम होता तो यहाँ पर और करंट जो है पीछे रहता तो इस सर्किट में सर्किट का पावर फैक्टर आपका लैगिंग हो जाता। ये प्रैक्टिकली करने पर देखा जाता है, लेकिन अभी थ्योरेटिकली आपका जो प्योर इंडक्टिव सर्किट है उसका पावर फैक्टर जो आपका 0 है और पावर भी 0 है। ये वेव फॉर्म को समझाया जिसमें वोल्टेज ने पहले अपना साइकिल कंप्लीट किया जबकि करंट ने अपना साइकिल कंप्लीट करने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लिया। अब प्योर इंडक्टिव सर्किट का जब अपन वेक्टर फॉर्म देखते हैं, वेक्टर फॉर्म जो बनता है वो इस वेव फॉर्म के आधार पर बनता है कि कौन सी क्वांटिटी पहले अपनी साइकिल कंप्लीट कर रही है और कौन सा बाद में कर रही है। तो वेक्टर फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले तो वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आपका 90 डिग्री है, तो ये मैंने 90 डिग्री बना लिया। अब देखेंगे कि वोल्टेज और करंट में से किसने अपना साइकिल पहले कंप्लीट कर लिया, तो देखेंगे कि वोल्टेज ने अपना साइकिल पहले कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर आपका वोल्टेज आ गया और इस साइड पर करंट आ गया। एंटी क्लॉकवाइज जाने पर आपको दिख रहा है कि वोल्टेज आगे है जबकि करंट पीछे है, तो इस प्रकार से उसका वेक्टर फॉर्म बनेगा। ये प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए वेक्टर फॉर्म है और ये वेव फॉर्म है। अब देखते हैं प्योर इंडक्टिव सर्किट का पूरा सारांश जो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सबसे पहला जो पॉइंट है, प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो इम्पीडेंस होता है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के बराबर होता है। दूसरा पॉइंट, जो फेज डिफरेंस है वोल्टेज और करंट के बीच में वो 90 डिग्री होता है। प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर, थर्ड पॉइंट, प्योर इंडक्टिव सर्किट का पावर फैक्टर 0 होता है, मतलब जिसको अपन 0 पावर फैक्टर भी बोलते हैं। चौथा पॉइंट, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर का मान, इसको अपन एक्टिव पावर भी बोल सकते हैं, एक्टिव पावर का मान 0 होता है। तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और पॉइंट जो आपका लास्ट वाला बच गया, पांचवा, कि इस सर्किट में, प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो आपकी करंट की वैल्यू आएगी ये सब आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में आएगी। करंट लो या वोल्टेज लो दोनों आरएमएस वैल्यू के फॉर्म में ली जाती है। जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट रहेंगे, चाहे जो करंट को मेजर करे या वोल्टेज को मेजर करे, सभी आरएमएस वैल्यू को मेजर करते हैं। तो करंट बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा V/XL। ये 5 चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये है प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए समरी। अगले जो वीडियो है उसमें अपन प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। उसमें भी खासतौर पे अपन को यही करंट, वोल्टेज, पावर और पावर फैक्टर के बारे में जानकारी लेना है। थैंक यू।